नमस्कार दोस्तों, नॉलेज फॉर क्यूरियस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंस्पिरेशनल चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी कनेक्टेड है मेरी पर्सनल लाइफ से भी, क्योंकि ये जो चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एक्सर्प्ट है, ये एक एक्सट्रैक्ट है एक नॉवेल का, एक डायरी का, जिस डायरी का नाम है, अभी आपको इमेज दिख रही होगी, डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली किताब है जो मैंने पढ़ी थी, थैंक्स टू माय फ्रेंड जिसने मुझे ये किताब दी थी। और मैंने पहली बार एक पूरी की पूरी बुक पढ़ी थी और वो ये बुक थी। तो काफ़ी कनेक्शन रखता हूँ मैं खुद इस बुक से और मैं कोशिश करूँगा आपको भी वो कनेक्शन फील हो। फिलहाल इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। समझना, एन नहीं एन। तो जो मैंने आपको नाम बताया ना, नॉवेल जो मैंने पढ़ी थी, उस नॉवेल का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और वो जो है डायरी, वो इन्हीं की डायरी है, एन फ्रैंक की। ठीक है, तो फ्रॉम का मतलब है उसमें से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट, एक चैप्टर है जो आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है जी, इनके बारे में बात करते हैं। एन फ्रैंक, इनका पूरा नाम था एनालिस मैरी, शॉर्ट में एन फ्रैंक। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और ये जर्मनी में पैदा हुई एक ज्यूइश लड़की है। ज्यूइश, अगर आपकी हिस्ट्री थोड़ी बहुत अच्छी है, आप लोग अभी आप 10th में हो, आपने अगर 9th क्लास में नाजिम पढ़ा है नाजिम, ठीक है, जिसमें नाजीज के बारे में पढ़ाया गया था। तो आप सबने पढ़ा होगा किस तरीके से जो जर्मन थे, हिटलर जो थे, वो ज्यूस पे अत्याचार करते थे। बहुत बुरा हुआ, शायद ही किसी कम्युनिटी पे कभी इतिहास में अत्याचार हुआ हो जैसा यहूदियों पर यानी ज्यूस पर हुआ था। अनफॉर्चुनेटली उस अत्याचार का हिस्सा ये भी थी। तो ये एक ज्यूइश लड़की है, जर्मनी में पैदा हुई और उसी समय जब वो अत्याचार चल रहा था उसका ये हिस्सा रह चुकी हैं। तभी ये कहानी बहुत स्पेशल है। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और जर्मनी में नाजीज आ चुके थे। वहाँ पे जो भी यहूदी थे, जो भी ज्यूस थे, वो भाग रहे थे और उन्हीं की तरह इनकी फैमिली भी भागी और चली गई द नेदरलैंड्स। एक महफूज जगह पे काफ़ी सारे लोग साथ में रहते थे। ठीक है जी, सोचा था ठीक है यार, खुश रहेंगे, जब युद्ध खत्म होगा घर पहुँचेंगे। ऐसा नहीं हुआ। मौत इनका पीछा करते करते द नेदरलैंड्स आ गई। जर्मनी ने कब्जा लिया द नेदरलैंड्स को और वहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, इनकी जो फादर हैं एन फ्रैंक के पापा, जिनका नाम है ऑटो फ्रैंक। ठीक है, तो ऑटो फ्रैंक का जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहाँ पर नेदरलैंड्स में, वहाँ पे कुछ कमरे थे जहाँ छुप सकते थे आप। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इनकी नॉवल में जो मैंने पढ़ी हुई है, तो छुपने की कुछ जगह थी जहाँ पे चांसेस कम थे कि कोई देख पाए। ये वहाँ छुपे, पर अनफॉर्चुनेटली किसी ने इनके ग्रुप को, यानी जो इनकी फैमिली रह रही थी, उसको किसी ने धोखा दे दिया और ये पकड़े गए और इनको भेज दिया गया एक कंसंट्रेशन कैंप में। उसके आगे की कहानी अब डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, मौत और जर्मन्स इनका पीछा करते करते द नेदरलैंड्स आ गए। इनको धोखा मिला, पकड़ के डाल दिया गया है कंसंट्रेशन कैंप में। कंसंट्रेशन कैंप जहाँ पे गैस चैम्बर्स तक होते हैं, गैस छोड़ दी जाती है, मार दिया जाता है और आप क्या ही सफाई की उम्मीद करो, सफाई होती नहीं है। ऐसे में कुछ बीमारियां पनपती है। एक बीमारी थी जो होती थी टाइफस। टाइफस मतलब आप सबको पता होगा, कभी ना कभी आपके सर में जुएं पड़ी होंगी, जिसको बोलते हैं लाइस। उस लाइस की वजह से ना बॉडी में एक बीमारी हो जाती है, उसमें बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है, लाल नीले निशान पड़ जाते हैं बॉडी में और डेथ भी हो सकती है। कंसंट्रेशन कैंप इतने गंदे हुआ करते थे जो जर्मन्स के होते थे। बेसिकली जर्मन्स मारना तो चाहते ही थे यहूदियों को, ज्यूस को। तो इतने बुरे कैंप हुआ करते थे कि ये बीमारी फैल रही थी। अनफॉर्चुनेटली यही बीमारी हमारी इस प्यारी सी भोली सी राइटर को भी लग गई, एन फ्रैंक को, और इनकी डेथ हो गई। हुआ क्या, एक कैंप था ये बर्जन बाल्सन नाम की जगह में, उस कैंप में इनकी डेथ हो गई और इससे कुछ ही दिन पहले हुई थी इनकी बहन मार्गोट की भी डेथ। मार्गोट इनसे 3 साल बड़ी थी। कुछ ही दिन पहले उनको भी सेम बीमारी हुई थी, सेम सिम्टम्स, डेथ हुई। कुछ दिनों बाद इनका भी यही हाल हुआ, एन फ्रैंक का भी। इसके बाद जो पूरा कैंप था उसमें एक अकेला शख्स बचा था, वो थे इनके पिताजी। सबकी डेथ हो गई, इनकी मॉम की, बाकी की चाचा चाची रिलेटिव सब खत्म, सिर्फ और सिर्फ डैड बचे थे। जब डैड बचे, डैड ने देखा डायरी बच्ची के हाथ में, 13 साल की लड़की, इनकी बेटी, अपनी बेटी तो जा चुकी थी
और ऐसा भी नहीं था कि कोई दाह संस्कार हुआ, मास ग्रेव में इनकी बॉडी को डाल दिया गया। जैसे आज कोविड में होता है ना, मास ग्रेव बनती है, बड़ी बड़ी कब्र जिसमें एक साथ सारी लाशों को डाल दिया जाता है कफन पहना के। तो वैसे ही मास ग्रेव्स थी, बहुत बड़े लेवल पे लोगों को मारा जाता था। तो बच्ची तो जा चुकी थी सब। एक डायरी थी, इनको लगा यार ये डायरी जो है ना बड़ी स्पेशल है। इस डायरी में एक 13 साल की बच्ची ने अपना अनुभव लिखा है कि जब इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला जेनोसाइड होता है, जब इंसान को मारने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाए तो क्या हालत होती है। ये डायरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। इन्होंने उस डायरी को उठाया और उस डायरी को पब्लिश करवा दिया, और आज हम उस डायरी को कहते हैं द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये डायरी इनके 13th बर्थडे पे, मैं आगे आपको बताऊंगा कहानी, 13th बर्थडे पे इनको मिली थी 12 जून 1942 को, जिसमें ये डेली लिखा करती थी। इनकी आखिरी एंट्री जो थी वो थी 1 अगस्त 1944, 1 अगस्त 1944, जिसके बाद में ये नहीं लिख पाई कुछ रीजंस की वजह से, और फिर तो इस दुनिया से ही चली गई। वो बाहर जब इन्होंने लिखी थी डच में लिखी थी। डच एक लैंग्वेज है डेनमार्क की, लेकिन इसको बाद में कन्वर्ट किया गया कई भाषाओं में, जिनमें से एक है इंग्लिश, और भी कई भाषाओं में। आज दुनिया के कुछ ऐसे विक्टिम्स हैं जिनके बारे में दुनिया पढ़ती है। ये अकेली नहीं है, बहुत सारे विक्टिम्स हैं। और जो हॉलोकॉस्ट है, हॉलोकॉस्ट इस जेनोसाइड को कहते हैं, जब यहूदियों ने, हिटलर ने मिलके, यहूदियों ने नहीं, आई मीन हिटलर ने, जर्मन्स ने मिलके यहूदियों को यानी जीवस को मारा था। इस जेनोसाइड को कहते हैं हॉलोकॉस्ट। और हॉलोकॉस्ट के विक्टिम्स में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली जो शख्सियत है, जो पर्सनैलिटी है, वो है एन फ्रैंक। आइए पढ़ते हैं अब इनकी डायरी का पहला चैप्टर। तो दोस्तों, आज हम इनकी सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन की एंट्री को पढ़ने वाले हैं। लेकिन एक दिन की एंट्री खास है क्योंकि ये है इनकी ज़िंदगी की पहली एंट्री। आइए शुरुआत करते हैं। वो कहती हैं एक डायरी में लिखना एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। मुझे नहीं पता कि क्या कोई फ्यूचर में जानना चाहेगा एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है। उस समय इनको नहीं पता था कि इनकी ज़िंदगी किस तरफ जाने वाली है, क्या हालात आने वाले हैं। पर मैं अगर आपको बताऊं, मैंने जितना पढ़ा है इनके बारे में, तो हाँ, एक बहुत ही अच्छा सा इनका नेचर, दोस्ती, रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत अच्छा इंसाइट है। मतलब एक होता है दिल को खोल के रख देना। एक डायरी क्या होता है कि चल लिख दिया, ठीक है, ऊपर से लिख दिया। एक होता है एकदम दिल के अंदर जो अपने चल रहा है उसको एज इट इज सामने वाले के सामने पेश कर देना, दिल खोल के रख देना। ये भाई साहब इन्होंने किया है। ये क्या कहती हैं कि मैं क्यों लिखती हूँ, क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही थी यार, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। कागज़ के पास ज़्यादा सब्र होता है। मेरे पास लोग नहीं थे बात करने को, मेरे पास लोग नहीं थे जिनसे मैं अपने दिल की बात कह पाऊँ। मैंने कहा ना, वो दिल खोल के रख देना, कलेजा निकाल के रख देना, वो लोग नहीं थे। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, क्या 13 साल की बच्ची इस दुनिया में अकेली थी? वो कहती है नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं दुनिया में अकेली थी। भाई मेरे पास एक बहन थी, एक 16 साल की बहन। आप सबको पता होगा, भाई बहन से तो यार सारी बातें शेयर करते हैं। मेरे पास एक बहन थी, मेरे पास माँ बाप थे, 30 लोग थे मेरे आसपास जिनको मैं फ्रेंड्स कह सकती थी, मेरी आंट थी, और एक अच्छा सा प्यारा सा घर था। फिर भी नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे रिश्ते पता नहीं क्यों वो फॉर्मल थे। मतलब मैं नहीं कर पाती थी बात, मैं हाय हेलो कर पाती थी, नॉर्मल बात कर पाती थी, पर वो जो पर्सनल डिस्कशन होना चाहिए, एक एक जज्बात को खोल के रख देना, मैं नहीं कर पाती थी। इसीलिए मुझे कोई सल्यूशन मिला नहीं। तो फिर मुझे याद आया कि एक डायरी मिली हुई है मुझे, जैसे ही गिफ्ट मिली, स्टिफ बैग डायरी। मैंने कहा यार इसी को दोस्त बनाया जाए, इसको एक नाम दिया जाए, क्योंकि मैं दोस्त की तरह लिख रही हूँ। ऐसे नहीं लिख रही कि बस फॉर्मेलिटी कर दी, डायरी राइटिंग पेपर में आ रहा है, नहीं, अपना दोस्त मान के। तो उस दोस्त का नाम रखा किटी। और ये हर डायरी की एंट्री से पहले कहती है डियरेस्ट किटी, मतलब मेरी प्यारी किटी। किटी को वो कहानी सुनाती है, नाम रख दिया किटी। फिर उस कहानी में वो बताती हैं स्टार्टिंग से, बैकग्राउंड बताना चाहती हैं। जिस दिन वो लिख रही है ना, ऐसे नहीं कि लिख दिया बस, उससे पहले आखिर क्या क्या हुआ एक बहुत ही शॉर्ट में बताया, और फिर वो दिन जिस दिन की ये कहानी बता रही हैं। तो पहले हम समझ लेंगे क्या क्या बताया है बैकग्राउंड में। क्या बताया है बैकग्राउंड में? सबसे पहले पिताजी के बारे में। पिताजी को वो कहती हैं अडोरेबल आदमी, अडोरेबल, प्यारे से आदमी, बहुत अच्छे हैं। शायद इस दुनिया में सबसे अच्छा आदमी जो मैंने देखा है वो मेरे पिता हैं। हर किसी के लिए होता ना, पापा की परी टाइप्स, बहुत अच्छे थे। वो कहते हैं मेरे पिताजी ने तब तक मेरी माँ से शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र 36, यानी पिताजी की उम्र 36 और माँ की उम्र 25 न हो गई। होगा कुछ उनके कॉन्सिक्वेंसेस।
अब हम जानते हैं इनकी बहन के बारे में। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी बहन की। बहन का नाम है मार्गरेट, जो हमारी दीदी हैं, 3 साल बड़ी हैं। उनका जन्म हुआ था जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में। एन का हुआ था 1929 में, ठीक है, 3 साल बाद। और जन्म के 4 साल तक ये रही अपने ही शहर में, मतलब 4 साल का जो बचपन है वो अपने शहर में बीता। इसके बाद 1933 में इनके जो पिताश्री हैं वो चले गए हॉलैंड। इसके बाद सितंबर के महीने में इनकी मॉम भी चली गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो दोनों बहनें हैं मार्गरेट और एन, उनको भेजा गया ये जगह पे, इसको आप बोल सकते हो आइकेन, यहाँ पे दादी के साथ रहने को भेजा गया। कुछ दिन रहे। इसके बाद उसी साल दिसंबर के महीने में मार्गरेट भी चली गई हॉलैंड। मतलब धीरे धीरे जाना पड़ता है, इमिग्रेट है कि भाई थोड़ा पैसा बने, जॉब मिले, घर मिले। और उसके बाद उसके अगले साल फैब में जब बर्थडे था मार्गरेट का, उस वक्त एन को ले जाया गया। मार्गरेट अपना बर्थडे मना रही थी और बर्थडे की टेबल पे एन को बिठा दिया गया, ये लो तुम्हारी बहन तुम्हारा गिफ्ट। इस तरीके से फैमिली फाइनली एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हुई। पर ये कहानी का अंत नहीं, शुरुआत है। इसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा दर्दनाक हुआ। तो दोस्तों फिर ये पहुंचती हैं अपने पिताजी माताजी के पास हॉलैंड में। वहाँ 6 साल की उम्र तक तो ये एक मॉन्टेसरी नर्सरी में रही, ठीक है जी। उसके बाद 6 साल के बाद उन्होंने फर्स्ट फॉर्म में एडमिशन लिया स्कूल में। फर्स्ट फॉर्म यानी पहली क्लास से 6वीं क्लास तक ये रही एक स्कूल में। वहाँ पर मिसेस क्यूपरिस इनकी हेडमिस्ट्रेस थी। जब बिछड़े ये लोग तो दोनों की आंखों में आंसू थे। बिछड़े मतलब जब स्कूल पूरा हुआ या स्कूल छोड़ना था उस समय। फिर गर्मियाँ आई 1941, थोड़ा सा दुख आना शुरू हो गया ज़िंदगी में। दादी की तबीयत खराब हुई, दादी का ऑपरेशन हुआ, घर में सब लोग टेंशन में थे। तो जो इनका बर्थडे था जून वाला, जून में जो बर्थडे आता है वो मनाया नहीं, मज़ा नहीं आया। कोई बात नहीं। अब अगले साल 1942 बर्थडे से पहले दादी की डेथ हो गई। अब घर में माहौल तो उदासी का था, पर सब लोग चाहते थे कि यार बच्चे उदास हैं, उदासी को दूर करो, तो इनका बर्थडे मनाया गया। सोचो, दादी की तबीयत खराब थी तो बर्थडे नहीं मनाया कि सब उदास हैं, और अब दादी की डेथ हो गई, सब इतने उदास हैं कि उदासी को दूर करने के लिए बर्थडे मना रहे हैं। तो बर्थडे मनाया, गिफ्ट्स भी आए, और वही गिफ्ट जो थे उनमें से एक थी ये डायरी। और इसी के साथ हम आते हैं आज की कहानी पर, यानी जिस दिन डायरी लिखी जा रही है वो तारीख है 20 जून 1942, 20 जून 1942। तो आइए शुरू करते हैं कहानी 20 जून 1942 की। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इनकी पहली एंट्री की। इन्होंने पहली एंट्री कब की? पहली एंट्री की थी 20 जून 1942 को। ये दिन था, अपने स्कूल के बारे में बताती हैं। स्कूल में आज बहुत बेचैनी है, सब लोग टेबल के जो नीचे पैर रखे थे, आपने देखा होगा, घबराते तो पैर लाते हैं, टक 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 पैर मार रहे होते हैं। सब लोग का हाल ये है, सब लोग बौखलाए हुए हैं, बात कर रहे हैं। क्यों? आखिर ऐसा आज क्या है? आज है रिजल्ट ओपनिंग डे। ये रिजल्ट वाला दिन जो है ये वो नहीं है पेरेंट्स को बुलाएंगे, टीचर आएंगे और तुम्हारे सामने बताएंगे बेटा तुम पास हुए हो कि तुम फेल हुए हो। सब में घबराहट है। ये बताती हैं एन और इनकी सहेली है जीएन, शॉर्ट में बोल दिया जीएन, ठीक है। ये दोनों हैं, आपस में बात कर रही हैं, सब लोग शर्त लगा रहे हैं। 2 लड़कों पे हंस रही हैं, 2 लड़के हैं सीएन और जेक्स, ये आपस में हंस रहे हैं। इनने पूरी छुट्टियों की पॉकेट मनी को दाव पे लगा दिया। जैसे आपको मुझे पॉकेट मनी मिलती थी बचपन में, आपको अभी भी मिलती होगी। तो पॉकेट मनी नहीं होती हमारी, हम उसको दाव पे लगाते हैं। मान लो मेरी पॉकेट मनी 250 रुपये है, 2 महीने की छुट्टी की हो गई 500 रुपये, तो मैं पूरे 500 रुपये ते को दे दूंगा अगर आज तू पास नहीं होगा, ठीक है। वो सामने वाला भी ऐसे बोल रहा है अरे यार तू तो पास हो जाएगा, वो कह रहा है नहीं यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है, तू पक्का पास हो जाएगा। वो एक दूसरे को यकीन दिला रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं कि नहीं नहीं तू पक्का होगा, तू पक्का होगा। इस तरीके से इनका पूरा जो खेल है वो चल रहा था। बहुत घबराहट थी। एन बताती हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था सारे टीचर्स के साथ। हमारे स्कूल में 7 मेल टीचर्स थे और 2 फीमेल टीचर थी, सबके साथ अच्छा था फीमेल टीचर्स। पर एक पंगा था। पंगा ये था कि एक टीचर थे भाई साहब मिस्टर कीजिंग, मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, ओल्ड फौजी थे, बड़े पुराने किस्म के व्यक्ति थे। इनसे बड़ा मेरा पंगा था। पुराने, बड़े शांति प्रिय, होता ना वो शिस्त प्रिय, शोर मत करो। और भाई साहब लड़की लड़की का तो काम ही है पंचायत करना। अब हुआ क्या, इनसे इनका पंगा हो गया। तो एक बार ये शोर मचा रही थी, मैथ्स वाले सर आए, बोला तुम बहुत शोर मचा दियो, एक काम करो कल तुम ऐसे लिख के आओगी। सोचो मैथ्स का टीचर इंग्लिश का होमवर्क दे रहा है, इंग्लिश या उनकी लोकल लैंग्वेज का,
और क्या कहता है, चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पे ऐसे लिख के आओ। चैटर बॉक्स मतलब होता है बातुनी। ये नहीं मानी भाई साहब इन्होंने लिख दिया, पहले गई, इनको याद भी नहीं था कि कुछ होमवर्क है, अपना नॉर्मल सा होमवर्क किया। फिर इनकी नज़र पड़ी, क्योंकि इन्होंने स्कूल में ही कॉपी पे लिख लिया था कि जब मैं होमवर्क कंप्लीट करूंगी तो मेरी नज़र पड़े और मुझे याद आ जाए। तो इन्होंने लिख रखा था वहाँ पर, ठीक है, चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखना है, जो भी इनकी लैंग्वेज है इन्होंने लिख रखा था। ठीक है, नज़र पड़ी, याद आया, अरे यार इसे लिखना है। तो ऐसे फाउंटेन पेन थी, ऐसे उसको लेके चबाने लगी, करते नहीं हम चबा के, सोचती गई क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं, चबाते चबाते सोचती गई ऐसे, और फाइनली इन्होंने लिख दिया। वो चाहती तो जैसे आप कभी कभी करते होगे ना, आंसर नहीं आते तो कुछ भी लिख देते हैं, दूर दूर लिख देते हैं। वो कह रही मेरे को ऐसे नहीं करना था, मुझे कुछ ऐसा लिखना था कि पढ़ने वाले टीचर जिन्होंने मुझे ये होमवर्क दिया है, मैं उनको सच में ये एहसास दिला पाऊँ कि भाई बात करना एक स्टूडेंट का ट्रेट है। देखो ये साइकोलॉजी होती है। हम लोग भी जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो हम कहने को लाख दफ़ा कह देते हैं शांत रहो शांत रहो शांत रहो, बदतमीज़ हो, शोर मत करो, पर रियल में हमको पता होता है कि बच्चे की साइकोलॉजी है। हम भी है यार, हम जब बैठते हैं, आदमी बैठता है, हमें भगवान ने ज़ुबान दी है तो बोलने को दी है, तो किसी तरीके से टीचर को ये एहसास दिलवाना कि सर बच्चा है तो बोलेगा ही, ठीक है, तो 100% साइलेंस तो नहीं हो सकता। तो ये वो चाहती थी। तो ये सब आइडियाज़ थे। तो ऐसा नहीं था बात बढ़ानी है, लिखना है लॉजिकली। तो ये बहन जी ने, एन ने लिख डाला, और 1 2 नहीं 3 पन्ने भर डाले, टक 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 लिखती गई लिखती गई लिखती गई। कल प्रेजेंट कर दिया। अगले दिन टीचर ने बड़ा पढ़ा, टीचर खुश। इन्होंने लिखा था सर ऐसा है, देखो ये मेरा नेचर है बोलना, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। मेरा जो नेचर है, कोई भी अपने नेचर को कैसे कंट्रोल कर सकता है। प्लस देखो मैं ऐसा नहीं हूँ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, मैं उतना ही बोलती हूँ जितना मेरी माँ बोलती है। तो जैसे मेरी माँ बहुत ज़्यादा बोलती है, मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। और एक आदमी अपने इनहेरिटेड जो ट्रेड्स हैं, वो आदतें जो हमें अपने माता पिता से मिली है, उसका कुछ कर नहीं सकता। तो सर कुछ नहीं हो सकता। सर बड़ा खुश हुए, सर ने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं। तब नहीं डांटा, लेकिन मैं मानी नहीं, मेरे को लगा ठीक है अब तो सर को एहसास हो गया, कोई बात नहीं। मैं बातें करती रही। अगले लेक्चर में भाई साहब, ये सर हैं जो बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा रहे होंगे या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे होंगे। अगले लेक्चर में सर ने क्या किया, एक टॉपिक दे दिया, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, कभी ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। मैंने उस पर भी लिख दिया, सर खुश। अब सर ने फिर 2 लेसन तक कुछ नहीं बोला, और 2 लेसन के बाद फिर सर आए, और अब सर ने बोल दिया क्वैक 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 चैटर बॉक्स, इस पे लिख के आओ। क्वैक 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 के डक कर दिए। अब मेरी जो लिखने की क्षमता है वो खत्म हो रही थी, मतलब जो मेरी इनजेन्युइटी है कि मैं यार बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, जो रियलिटी है उसको लिख सकती हूँ, वो लिमिट खत्म हो गई। 2 बार लिख दिया, एक बार चैटर बॉक्स, एक बार इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। अब मैं क्या लिखूँ आखिर? तो मैंने क्या किया, मैंने एक दोस्त की मदद ली, दोस्त या सहेली जिसकी पोइट्री अच्छी थी। तो मैंने एक पोयम लिख दी, पोयम के फॉर्म में अपनी बात को कन्वे कर दिया। और बात क्या थी कि एक डक का जोड़ा है, मेल डक फीमेल डक, उनके बच्चे बहुत क्वैक 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 कर रहे थे। तो पिताजी ने गुस्से में अपने बच्चों को चोट से मार दिया। ये जब पोयम मैंने सुनाई तो टीचर बहुत खुश हुई। ये शुक्र है कि टीचर ने गुस्सा नहीं किया, उल्टा ये पोयम सबको सुनाई, दूसरी क्लासों को भी सुनाई, और इस तरीके से हमारा ये जो सिलसिला है ये चलता रहा। तो दोस्तों ये था एक खूबसूरत सा पन्ना, खूबसूरत सी जिंदगी से किसके, एन फ्रैंक के। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, आपके पास जब भी फुर्सत हो ज़रूर किताब पढ़िएगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। पढ़ने लायक चीज़ है, देखने लायक चीज़ है कि कैसे आपको डायरी लिखना चाहिए। फिलहाल मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप क्लास 10th में हैं और आप सारे सब्जेक्ट्स को ऑफलाइन की तरह ही ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम ऑल सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैं और जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं, मेरे जो कोलीग्स हैं, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़। आपको मैथ्स, साइंस, सोशल, इंग्लिश की क्लासेस मिलेंगी। आप अपना डेमो बुक कर सकते हैं, नंबर गिवन है। धन्यवाद।